नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मौर्य काल की राजनीति, प्रशासन और उसका भारतीय संस्कृति में योगदान। उससे पहले मैं थोड़ी सी माफ़ी चाह रहा हूं क्योंकि इस वीडियो को अपलोड करने में थोड़ी सी देरी हो गई। कारण ये था कि मेरी ड्यूटी जो है वो कोविड-19 फील्ड वर्क में लगी हुई थी, तो समय नहीं मिल पाया। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए साथियों, आज का MCQज हल करते हैं। आज के MCQज मौर्य काल पर आधारित है। आपका पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम सेंड्रोकॉट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से करने वाले विद्वान थे। सर्वप्रथम सेंड्रोकॉट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से करने वाले विद्वान थे। स्ट्रेबो, ब जस्टिन, से विलियम जोन्स और द प्लूटार्क। सर्वप्रथम सेंड्रोकॉट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से करने वाले विद्वान थे। स्ट्रेबो, ब जस्टिन, से विलियम जोन्स और द प्लूटार्क। इसमें से सही उत्तर कौन सा है उसका आपको चयन करना है। स्ट्रेबो, जस्टिन, विलियम जोन्स और प्लूटार्क। कहने का तात्पर्य यह है कि सेंड्रोकॉट्स जो था उसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की थी? तो साथियों, इसका सही उत्तर है विलियम जोन्स। बिल्कुल साथियों, विलियम जोन्स ने ही ये कहा था कि जो सेंड्रोकॉट्स है वही चंद्रगुप्त मौर्य है। और जो सेंड्रोकॉट्स है इसके बारे में जो जानकारी वो स्ट्रेबो और जस्टिन, ये दो लोग कहते हैं कि सेंड्रोकॉट्स था और उसकी पहचान जो है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य ही था, वो विलियम जोन्स ने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों विलियम जोन्स। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अशोक के अभिलेख की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? अशोक के अभिलेख की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? टी फैंथलर, ब जेम्स प्रिंसेप, स बीडल और द विलियम जोन्स। अशोक के अभिलेख की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? टी फैंथलर, जेम्स प्रिंसेप, बीडल या विलियम जोन्स। इसमें से सही उत्तर कौन सा है उसका आपको चयन करना है। टी फैंथलर, जेम्स प्रिंसेप, बीडल या विलियम जोन्स। तो साथियों, इसका सही उत्तर है टी फैंथलर। बिल्कुल साथियों, टी फैंथलर ने ही अशोक के अभिलेख की सर्वप्रथम खोज की थी 1750 में। और इन अभिलेखों पर जो लिपि लिखी हुई थी उसको पढ़ने का काम किया था 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने तो उसकी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था और उनकी जो खोज थी वो टी फैंथलर ने की थी 1750 में। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। कर्ण, सुदामा, चौपार विश्व झोपड़ी है। मौर्यकालीन कर, ब अशोक द्वारा निर्मित गुफाएं, से दशरथ द्वारा निर्मित मंदिर और द मौर्यकालीन युद्ध स्थल। कर्ण, सुदामा, चौपार विश्व झोपड़ी है। साथियों, आपको बताना है कि कर्ण, सुदामा, चौपार विश्व झोपड़ी क्या है। मौर्यकालीन चीज़ें। मौर्यकालीन कर, ब अशोक द्वारा निर्मित गुफाएं, स दशरथ द्वारा निर्मित मंदिर और द मौर्यकालीन युद्ध स्थल। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ब अशोक द्वारा निर्मित गुफाएं। बिल्कुल साथियों, कर्ण, सुदामा, चौपार और विश्व झोपड़ी, ये 4 गुफाओं का निर्माण अशोक ने करवाया था। और ये बौद्ध जो भिक्षुक होते थे, जो आजीवक होते थे, उनके रहने के लिए उन्होंने ये गुफाएं बनाई थी। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। अशोक का वह अभिलेख जिससे मौर्यकालीन कर नीति की जानकारी मिलती है। अशोक का वह अभिलेख जिससे मौर्यकालीन कर नीति की जानकारी मिलती है। सांची अभिलेख, ब कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख, से रुमिनदई अभिलेख और द सारनाथ अभिलेख। आपको इसमें से सही उत्तर बताना है साथियों कि अशोक का वह अभिलेख कौन सा था जिससे मौर्यकालीन कर नीति की जानकारी मिलती है। सांची अभिलेख, ब कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख, से रुमिनदई अभिलेख और द सारनाथ अभिलेख। तो साथियों, इसका सही उत्तर है रुमिनदई अभिलेख। रुमिनदई अभिलेख साथियों बिल्कुल इसी के अंदर यही एकमात्र ऐसा अभिलेख था जिससे अपन को मौर्यकालीन कर नीति के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से असत्य कथन है। धर्म महामात्राओं के रूप में महिलाएं भी कार्य करती थी। वह
अशोक धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करता था। से बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसने अपने भाइयों का वध किया था। और दे अभिलेखों में अशोक का नाम 2 बार आया है। धम्म महामात्राओं के रूप में महिलाएं भी कार्य करती थी। ब अशोक धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करता था। से बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसने अपने भाइयों का वध किया था। और दे अभिलेखों में अशोक का नाम 2 बार आया है। इसमें से असत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करना है। तो साथियों, महाधम्म मात्राओं के रूप में महिलाएं भी कार्य करती थी, तो बिल्कुल ये सही है कि महिलाएं कार्य करती थी। अशोक धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करता था, तो ये भी बिल्कुल सही है, अशोक अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसने अपने भाइयों का वध किया था, तो बिल्कुल 99 भाई जो थे उनका, जैसा कि बौद्ध ग्रंथ कहते हैं, उसके अलावा कहीं भी इस प्रकार की बात नहीं लिखी गई है। बौद्ध ग्रंथों में ही है कि उसने अपने भाइयों का वध किया था सिंहासन को प्राप्त करने के लिए। और अभिलेखों में अशोक का नाम 2 बार आया है। तो साथियों, इसका सही उत्तर द हो जाएगा, क्योंकि अभिलेखों में अशोक का नाम 2 बार न आकर 4 बार आया है। 4 बार आया है साथियों अशोक का नाम। बाकी अन्य अभिलेखों में उसको देवाना प्रिय या प्रियदर्शी नाम से संबोधित किया गया है, लेकिन उसका प्रॉपर रूप से अशोक नाम है वो 4 अभिलेखों में आया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अभिलेखों में अशोक का नाम 2 बार आया है। तो ये असत्य कथन है। सत्य कथन है कि अभिलेखों में अशोक का नाम 4 बार आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए हैं? 6, ब 7, से 8 और दे 9। 6, 7, 8 और 9। कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए हैं? इसका उत्तर आपको साथियों बताना है कि कौटिल्य ने राज्य के 6 अंग बताए थे, कि 7 बताए हैं, कि 8 बताए हैं, कि 9 बताए हैं। तो इसका सही उत्तर है साथियों ब 7। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए थे साथियों, जिसमें राजा, अमात्य, दुर्ग, सेना, ये जो है वो कौटिल्य ने राज्य के अंग बताए थे। तो आपको इनके अंकों के नाम भी पता होना चाहिए, और संख्या अगर आप याद कर ले तो भी बेहतर है, क्योंकि 7 अंग कौटिल्य ने राज्य के बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से असुमेलित है। आपको जो जोड़ा दिया गया है इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है वो बताना है। अ समाहर्ता कोषाध्यक्ष, ब प्रदेष्टा न्यायाधीश, से नायक सेना का संचालन, और द अंतर्वर्षिक अंगरक्षक सेना का प्रधान। निम्न में से असुमेलित कौन सा है उसका आपको चयन करना है। अ समाहर्ता कोषाध्यक्ष, ब प्रदेष्टा न्यायाधीश, से नायक सेना का संचालन, और द अंतर्वर्षिक अंगरक्षक सेना का प्रधान। इसका सही उत्तर कौन सा है आपको बताना है साथियों, मतलब जोड़ा गलत कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है साथियों अ समाहर्ता। समाहर्ता साथियों कोषाध्यक्ष नहीं होता था। प्रदेष्टा तो न्यायाधीश होता था, बिल्कुल सही है, नायक सेना का संचालन करता था। अंतर्वर्षिक जो था वो अंगरक्षक सेना का प्रधान था। समाहर्ता जो साथियों हैं वो राजस्व का संग्रह करता था। राजस्व का संग्रह करता था। समाहर्ता जो था वो साथियों राजस्व का संग्रह करता था। और जो कोषाध्यक्ष है उसको सन्निधाता कहा जाता था। सन्निधाता आपने पढ़ा होगा तो ध्यान में होगा, सन्निधाता। कोषाध्यक्ष सन्निधाता कहलाता था, और समाहर्ता जो है वो राजस्व का संग्रह करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। अ संग्रहण, ब ग्राम, स खारवटिक, और द द्रोणमुख। आपको बताना है कि मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी। अ संग्रहण, ब ग्राम, स खारवटिक, और द द्रोणमुख। इसमें से सही उत्तर कौन सा है उसको आप चयन करें। तो साथियों इसका सही उत्तर है आपका ब ग्राम। बिल्कुल साथियों, ग्राम जो है वह मौर्य काल की सबसे छोटी इकाई थी। द्रोणमुख जो था वो साथियों 400 गांवों का समूह था। खारवटिक साथियों 200 गांवों का समूह था। और जो संग्रहण है साथियों ये 100 गांवों का समूह था। और सबसे छोटी जो इकाई है वो ग्राम थी। ये 100 ग्रामों का संग्रहण था साथियों। खारवटिक 200 गांवों का या 200 ग्रामों का संग्रहण समूह था। और जो द्रोणमुख के साथियों 400 ग्रामों का समूह होता था। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई साथी वो ग्राम है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन सा क्रम सही है? अ युक्त, राजुक, प्रादेशिक, महामात्र। ब राजुक, सॉरी साथियों यहाँ राजुक, युक्त, महामात्र, प्रादेशिक। श युक्त, प्रादेशिक, राजुक, महामात्र। और द युक्त, महामात्र, प्रादेशिक या राजुक। साथियों इसमें जो ये अधिकारी दिए गए हैं उनका आपको बढ़ता हुआ क्रम बताना है कि सबसे नीचे के स्तर पर कौन था और सबसे ऊपर के स्तर पर कौन सा था। तो आज इससे कौन सा सही उत्तर है उसका आपको चयन करना है। निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही उत्तर है साथियों अ। बिल्कुल साथियों, युक्त जो था वो सबसे निचले स्तर पे काम करता था और इस पद का जो निर्माण है वो अशोक ने किया था। राजुक जो है साथियों वो जिला अधिकारी के समकक्ष होता था। प्रादेशिक के साथियों वो थोड़ा सा उससे बड़ा अधिकारी, उच्च अधिकारी होता था। और महामात्र है साथियों ये सबसे उच्चतम अधिकारी था जो राज्य स्तर पर कार्य करता था, उसको महामात्र। तो ये जो क्रम है युक्त, राजुक, प्रादेशिक और महामात्र, ये जो क्रम है वो बिल्कुल सही है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन नगर प्रशासन हेतु कितनी समितियां कार्य करती थी? मौर्यकालीन नगर प्रशासन हेतु कितनी समितियां थी? और 6, ब 7, स 8 और द 9। इसमें से सही उत्तर कौन सा है उसका आपको चयन करना है। मौर्यकालीन नगर प्रशासन हेतु कितनी समितियां थी? 6 थी कि 7 थी कि 8 थी कि 9 थी? तो इसका सही उत्तर है साथियों अ। मौर्यकालीन नगर प्रशासन हेतु 6 समितियां कार्य करती थी और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। 5-5 सदस्य होते थे और 6 समितियां इस प्रकार से कार्य करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर साथियों अ। किस इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है? किस इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है? जस्टिन, ग्रुनवेडेल, स्ट्रेबो या रोमिला थापर? किस इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है? जस्टिन, ग्रुनवेडेल, स्ट्रेबो या रोमिला थापर? बताइए साथियों इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? जस्टिन, ग्रुनवेडेल, स्ट्रेबो या रोमिला थापर? तो साथियों इसका सही उत्तर है जस्टिन। बिल्कुल जस्टिन ने ही चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। और जो ये ग्रुनवेडेल है साथियों, इन्होंने बताया था कि जो मौर्यों का जो प्रतीक है वो मोर है। सबसे पहले इन्होंने कहा था कि मोर जो है वो मौर्यों का प्रतीक था। तो इस प्रश्न का उत्तर कि किस इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है, उसका सही उत्तर है जस्टिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में असत्य कथन है। मौर्य समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ब शूद्रों को सेना में भर्ती होने का अधिकार नहीं था। स स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। और द कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में असत्य कथन है। अ मौर्य समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ब शूद्रों को सेना में भर्ती होने का अधिकार नहीं था। से स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। और कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। इसका सही उत्तर कौन सा है उसका आपको चयन करना है। तो साथियों मौर्य समाज 4 वर्णों में विभक्त था। तो बिल्कुल 4 वर्णों में वही सत्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, इसी रूप वही रूप यहाँ तक भी चलाया था मौर्य काल तक। शूद्रों को सेना में भर्ती होने का अधिकार नहीं था, तो ये भी बिल्कुल सही है साथियों। स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी साथियों। तो ये जो ऑप्शन है ये आपका गलत है, क्योंकि उस समय स्त्रियां पुनर्विवाह कर सकती थी। तो इसका सही उत्तर से हो जाएगा, स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर यही है से। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। तो बिल्कुल साथियों कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का ही वर्णन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से आपातकालीन कर था? अ भाग, ब परणे, स बलि और द हिरण्य? निम्न में से आपातकालीन कर था? अ भाग, ब परणे, स बलि और द हिरण्य? तो इसका सही उत्तर क्या है इसका आपको चयन साथियों करना है। साथियों इसका सही उत्तर है ब परणे। ये आपातकालीन कर था साथियों। हिरण्य जो था बलि जो था साथियों ये एक प्रकार का राजस्व कर था। भाग जो था साथियों
ये एक प्रकार का कृषि उत्पादों पे लगने वाला कर था। और जो हिरण्य है साथियों, ये नकद कर था, नकद के रूप में लिया जाता था। बलि जो है साथियों, ये राजस्व के रूप में इसका संग्रहण किया जाता था। भाग जो है साथियों, ये कृषि उत्पादों पे जो उत्पाद होते थे उस पे लगाया जाता था। और जो पर्ण है ये साथियों आपातकालीन कर था, जब जरूरत के अनुसार इसको लगाया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। माशक था। अ तांबे का सिक्का, ब सोने का सिक्का, स चांदी का सिक्का और द एक प्रकार का कर। साथियों आपको बताना है कि माशक क्या था। अ तांबे का सिक्का, ब सोने का सिक्का, स चांदी का सिक्का और द एक प्रकार का कर। मौर्य काल में माशक किसके लिए प्रयुक्त होता था, ये आपको बताना है। तो साथियों इसका सही उत्तर है तांबे का सिक्का। बिल्कुल साथियों, तांबे के सिक्के को उस समय माशक कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन की पहाड़ियों में गोपी गुफा का निर्माण करवाने वाला मौर्य शासक था। नागार्जुन की पहाड़ियों में गोपी गुफा का निर्माण करवाने वाला मौर्य शासक था। अ अशोक, ब बिंदुसार, स दशरथ और द चंद्रगुप्त। गोपी गुफा का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था, ये आपको बताना है। अशोक, बिंदुसार, दशरथ या चंद्रगुप्त। तो साथियों इसका सही उत्तर है दशरथ। बिल्कुल साथियों, दशरथ ने ही गोपी गुफा नामक गुफा का निर्माण करवाया था। और ये गुफा है वो नागार्जुन की पहाड़ियों में बनी हुई थी। उसी प्रकार की दो और गुफाओं का निर्माण दशरथ ने करवाया था। तो टोटल उसने 3 गुफाएं बनवाई थी, जिसमें से गोपी गुफा एक थी और ये नागार्जुन की पहाड़ियों में स्थित थी। आशा करता हूँ साथियों ये एमसीक्यूज आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खुद को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।